जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र थी उनकी। आखिरी सांस उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में ली। 7 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं शरद यादव और उनकी बेटी ने ही इस बात की जानकारी दी। ट्वीट कर उन्होंने बताया कि पापा नहीं रहे। आपको बता दें कि वीपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे शरद यादव। वाजपेयी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं शरद यादव। कई बार चुनाव जीत चुके हैं। समाजवाद नेता उन्हें माना जाता रहा और कई पहलू हैं उनकी राजनीतिक जीवन में, कई उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन बावजूद उनके बेहद शानदार उनका राजनीतिक जीवन रहा है। आपको बता दें कि 75 साल के थे। आखिरी सांस उन्होंने 75 साल की उम्र में ली। फोर्टिज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां से ये निधन की खबर आई है। उनकी बेटी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा, जहां पर तमाम उनके समर्थक और उनके चाहने वाले पहुंचेंगे। कई मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले भी कई लोग ट्वीट कर चुके हैं। कई नेता उनके लिए, उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त कर चुके हैं और श्रद्धांजलि दे चुके हैं। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके निवास स्थान पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे शरद यादव। कई बार लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता और उनकी तबीयत पिछले कई सालों से खराब चल रही थी। गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में उनका निधन हुआ। 7 बार के लोकसभा के सांसद रहे हैं शरद यादव। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग प्रदेशों से उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा और जीता है। मध्य प्रदेश से सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें, बिहार से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी सीट से सांसद रह चुके हैं शरद यादव। राजनीतिक कद उनका इतना अहम था कि कहा यह जा रहा है कि एक युग का अंत उनके जाने के साथ हुआ है। लोगों की नब्ज, किसानों की नब्ज पहचानते थे शरद यादव। वीपी सिंह सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे। वाजपेयी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण देने के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शेखर मिश्रा। हिमांशु, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए कहां पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा? देखिए, छतरपुर में जो दिल्ली का बाहरी इलाका है, वहां पर शरद यादव रहते थे और उनके घर पर ही अभी हमारे पास ये जानकारी आई है कि 10 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके घर लाया जाएगा, जहां पर उनके जो सहयोगी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े नेता हैं, वो आकर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद 14 तारीख तय किया गया है। होशंगाबाद जिले से वो आते थे। उनका जन्म एक बंदाई गांव है होशंगाबाद जिले में, मध्य प्रदेश के। वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा
और आप अगर देखें कल से ही जब से ये दुखद खबर आई है, सबसे पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उन नेताओं में थे जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। और ये एक तरीके से बहुत साफ तौर पर जो अभी तक रिएक्शंस आए हैं, जिस तरह की श्रद्धांजलि बड़े नेताओं ने दी है अलग अलग राजनीतिक दलों के, पूरे जो भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीतिक जीवन रहा करीब 5 दशक का शरद यादव का, उस दौरान उनका लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में के जो नेता थे उनके साथ उनके करीबी संबंध थे। और मैं आखिरी बार उनसे 10 अक्टूबर को मिला था, जिस दिन मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। वो बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा कि मैंने मुलायम सिंह यादव के साथ भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। अब उस कोशिश का, उस युग का अंत हुआ है, ये बात शरद यादव ने कहा था। और अब उनके निधन के बाद जो समाजवाद की जो राजनीति है, निश्चित तौर पर वो जो जगह छोड़कर शरद यादव गए हैं उसे भरना बहुत मुश्किल होगा। और आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा, उसके बाद जो उनके सहयोगी रहे हैं दशकों से, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक छोटी सी पार्टी भी बनाई थी, जो दूसरे दलों के जो नेता हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो उनके घर पहुंचेंगे 10-11 बजे के आसपास। और कल, जैसा मैंने पहले कहा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर बंदाई गांव में उनका पैतृक गांव था, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ये जानकारी अब तक आई है। आरजू जी बिल्कुल। हिमांशु, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर शरद ना होते तो बिहार में लालू का राज ना होता? देखिए, ये जो समाजवाद की जो राजनीति है उसके 3-4 बहुत अहम राजनेता थे और उसमें शरद यादव जो थे वो एक कड़ी के तौर पर थे। लालू यादव आपने सुना, हमने अभी दर्शकों को सुनाया, लालू यादव ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये जो एक तिकड़ी थी उसने जो पूरे समाजवाद की राजनीति है उसको देश में एक दिशा दी थी। और मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिस पर अभी मैं फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। उन्होंने साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन इन नेताओं की पकड़ भारतीय राजनीति में इतनी मजबूत थी उस दौरान में, जब कोलिशन पॉलिटिक्स का भारतीय राजनीति में उदय हुआ और एक नई राजनीति, एक समाजवादी सोच के साथ जो उन्होंने राजनीति शुरू की थी, उसके वो एक अहम कड़ी थे। और इसलिए ये कहा जाता है कि इन तीनों नेताओं की अपनी एक यूनिक, जिसको कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा, उन सब का अपना एक योगदान था। और इसलिए इन तीनों नेताओं को एक साथ जोड़कर भी समाजवाद की राजनीति की जो लोग समीक्षा करते हैं, स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा इनको साथ देखने की ही कोशिश करते थे। और ये भी कहा गया है, बहुत सारे राइटर्स ने कहा है कि मंडल कमीशन को लागू करने में भी शरद यादव का बहुत अहम योगदान था। तो वो एक सोच थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में भी, मैंने उनका सैकड़ों बार इंटरव्यू किया है, अब वो सोच उनकी जिंदगी को प्रभावित करता था, उनकी राजनीति को प्रभावित करता था। और उनके जो राजनीतिक सिद्धांत थे आजू, उससे उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और इसलिए उन्हें जनता दल यूनाइटेड का पद भी, अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीति, हर राजनीतिक दल के नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके साथ जो बिताए पल वो साझा कर रहे हैं। हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी से, वो भी सुनवाते हैं। शरद यादव हमेशा समाजवादी दिल से और उनके पूरे विचार में रहे हैं। और उनके भाषण जब भी राज्यसभा में मैंने सुने, और पहले भी जनता दल के समय वो मध्य प्रदेश से उपचुनाव में चुन के आए थे, और तब से उनका एक बहुत रुतबा बढ़ा था और एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में वो आए। जिंदगी भर वो दिल से ताजे ही रहे और युवा ही रहे। और ऐसा है, कोई भी संघर्ष या कोई भी प्रसंग जिसमें भूमिका लेना है संघर्ष की, उसमें वो बहुत अगुवाई करते थे। तो और सारे पार्टियों का जोल मेल जमा रहे, इसके लिए भी वो हमेशा प्रयासरत रहते थे। राम मनोहर लोहिया के अनुयायी और विपक्षी एकता के वो एक तरह से पुरोधर रहे। उन्होंने अनेक
प्रयास किए और उनकी पूरी जिंदगी एक खुली किताब है और इसीलिए आज देश को दुख हुआ है। हम हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि समाज के लिए जीना है और समाज के लिए ही जिंदगी भर काम करते रहना है। यही कार्यकर्ता का आनंद है। ये जो एक विचारधारा है जो समान है सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में, उसी को वो प्रतिनिधित्व करते थे और इसलिए वही सीख लेना चाहिए। और नेता पप्पू यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है। सुनिए। व्यक्तिगत मैं इस कह सकता हूँ, मैं ऐसे महान व्यक्तित्व जो मंडल मसीहा ही नहीं थे या उस समाजवादी कैरेक्टर के नहीं थे, उनमें मानवतावादी कैरेक्टर भी थे। वो विनम्र थे, शालीन थे, कभी उत्तेजना में कभी भी उन्होंने ना स्पीच दी, ना बातें की, ना कभी किसी जाति धर्म को। मैं उनके साथ खिलाफ चुनाव भी लड़ा, उनसे हम जीते भी, उन्होंने लालू जी को भी हराया, हमसे वो हारे भी। लेकिन हमारा जो जीवन है, जो हमने 80 के दशक से आज तक सीखा, जो विरले इंसान, मतलब कई दशक तक लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका, मुलायम सिंह जी से लेकर के अब कर्पूरी ठाकुर जी, जेपी लोहिया, मधुलिमा, मधुदंडवते, ऐसे ना जाने कितने मानवतावादी और इस कंट्री के समाजवाद के नायकों के रूप में एक मसीहा थे वो। इसलिए हृदय से, अंतःकरण से जो आज सवेरा मेरा गला भर गया है, आंख में आंसू है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं उस भाभी माँ को और उस बच्चे को, सुभाषिनी, और उस जो भाई है मेरा, एक बात हम उसकी बात करेंगे तो एक ऐसा परिवार जो बेहतर मानवतावादी सोच के साथ वो खड़े, उनकी पूरी भगवान उसे शक्ति दे। दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपियों पर धारा 302 लगाने का आदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वारदात के वक्त पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाए। डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश है। कंझावला इलाके में कार सवार आरोपियों ने लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा था, जिसके बाद लड़की की दर्दनाक मौत हो गई थी और इस पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट जब गृह मंत्रालय को मिली तो उसके बाद ये आदेश दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने का आदेश है। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। कंझावला मामले की जांच कर रही स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया है। इसके अलावा 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए हैं। दरअसल 1 जनवरी की सुबह तड़के आरोपी 20 साल की अंजलि को अपनी कार से 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए और ये पुलिसकर्मी उसी रूट पर तैनात थे। ये रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी और 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस हत्या यानी 302 के तहत केस दर्ज करे। यह भी कहा गया है कि जो इलाके के डीसीपी हैं उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि घटना के समय उनके इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो क्या थी, और अगर उनका जवाब ठीक से नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा आदेश है गृह मंत्रालय का और अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें शुरुआत से ये बात सामने आ रही थी कि किस तरह से आरोपी अंजलि को अपनी कार में फंसाकर 2 घंटे तक घूमते रहे। उन्होंने 13 किलोमीटर का रास्ता तय किया और जैसा कि आई विटनेस कह रहे थे कि वो आरोपियों के कार के पीछे था। वो लगातार 20 बार पुलिस के अधिकारियों से बात करता रहा। 1-2 पीसीआर उसे रास्ते में मिली, लेकिन कोई भी पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी उसके साथ नहीं गया।
तो ये हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि उस रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी, और जब ये लगा कि ये कॉल काफी सीरियस है तो 9 पीसीआर वैन को भेजा गया। इसके अलावा लोकल पुलिस भी आरोपियों को खोज रही थी, लेकिन वो लोग आरोपियों को नहीं पकड़ पाए। जब आरोपी सुबह 4:40 पर शव को गाड़ी से हटाने के बाद जो शव था वो गिर गया, उसके बाद आरोपी वहां से भाग गए, अपने घर पहुंच गए और फिर पुलिस उन्हें पकड़ पाई। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो राजौरी में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मिलेंगे। साथ ही सुरक्षा की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। राजौरी में 1 और 2 जनवरी को हुए 2 आतंकी हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह उस जगह भी जाएंगे जहां आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर्यटन को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से ढाका होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इसके साथ पीएम गंगा तट पर सैलानियों के लिए बनी टेंट सिटी का भी उद्घाटन करने वाले हैं। बनारस के रविदास घाट पर खड़ा ये गंगा विलास क्रूज शुक्रवार को प्रधानमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद एक लंबी सैर के लिए निकल पड़ेगा। वाराणसी से बांग्लादेश की राजधानी ढाका होते हुए ये डिब्रूगढ़ तक जाएगा। 51 दिनों में ये क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर करेगा और इसकी राह में 27 नदियां और 50 पर्यटन स्थल पड़ेंगे। ये पहला सफर है इसका। कलकत्ता से यहाँ आया और यहाँ से मेडन वॉइस पे जाएगा गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक। मतलब जहाँ तक यात्रा का सवाल है, ये यात्रा यहाँ से बनारस से जाके गाजीपुर है, बलिया है, फिर बिहार में बक्सर है, पटना है, मुंगेर है, सिमरिया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। फिलहाल इस पर 31 मुसाफिर जा रहे हैं। स्पा, जिम और लाइब्रेरी भी है, साथ ही तरह तरह के लजीज व्यंजन भी। इसका किराया कितना है? किराया जो है वेरिएबल है, इसका 25 से 50 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से। अगर 50 दिन 51 दिन को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 14-15 लाख रुपए। हाँ, इतना तो हो जाए, इसी के आसपास है। इसमें सारी चीजें रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के घाट के उस पार बालू में टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। इस टेंट सिटी में 3 तरह के कॉटेज हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स और स्यूट। यहाँ भी 3 स्टार से 5 स्टार होटल की सुविधा मिलेगी। किराया भी इसी तरह का लगेगा। इस टेंट सिटी में ओपन लाउंज भी है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ ही यहां कम्युनिटी हॉल, योगा पार्क, वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। बनारस के व्यंजनों के साथ बनारस घराने की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। इस टेंट सिटी को बसाने वाली कंपनी के लोगों को भी अलग सा अनुभव हो रहा है। ये जो स्टैचू ऑफ, ये जो केवल अपना जो टेंट सिटी बनारस हमने बनाया हुआ है, वो गंगा नदी, गंगा जी के किनारे पे है। हम लोग कह सकते हैं गंगा जी की गोद में है, तो एक फील ले सकते हैं हम लोग। शाम के टाइम पे पानी का फील लीजिए, गंगा जी का फील लीजिए, और उस फील को लेते हुए अपनी बात करूँ, खुद दूसरी बार आया हूँ वाराणसी, बट फीलिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है कि गंगा जी के किनारे पे खड़े रह के एक आध्यात्मिक टेंट सिटी में रहा हूँ। हालांकि इस साल लंबे समय तक बाढ़ का पानी बने रहने की वजह से टेंट सिटी को बसाने के लिए समय कम मिला और 600 की जगह 270 टेंट ही लगे, लेकिन फिर भी इसको लेकर लोगों में एक अलग तरह का रोमांच है। इस साल क्योंकि गंगा का पानी बहुत देर से उतरा, इसलिए कुछ कम समय तक के लिए रहा, लेकिन ये मई जून तक जाएगा। उसके बाद बाढ़ से पहले ये जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली साल उम्मीद करते हैं कि और बड़ी जगह पर ये टेंट सिटी लगेगी और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए और यहाँ रह करके इसके रोमांच को अनुभव करने के लिए बहुत लोग आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं। वाराणसी के टेंट सिटी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वरिष्ठ नेता शरद यादव का निधन हो गया है बीती रात को, और उसके बाद लगातार यहां पर मंत्रियों और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। परिवार के प्रति उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की। इससे पहले उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की शरद यादव को। आप देख सकते हैं उनका परिवार यहां पर मौजूद है। उनके निवास स्थान छतरपुर में पहुंचे राहुल गांधी और अंतिम दर्शन किए शरद यादव के, जिसके बाद उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
आपको बता दें कि कल रात को 10 बजे के करीब फोर्टिज अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 75 वर्ष के थे शरद यादव, जिसके बाद से लगातार नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि उन्हें दी है और आज नेताओं का, मंत्रियों का यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनकी पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर छतरपुर में ही रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले तमाम वीवीआईपीज और नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद आप देख सकते हैं कि परिवार के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की। समाजवाद की प्रखर आवाज माने जाते हैं शरद यादव। उनका 75 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रमुख समाजवादी नेता के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है और कई प्रदेशों से उन्हें बेहद प्यार मिला। आपको बता दें कि अलग अलग प्रदेशों से लोकसभा सीटों पर जीते वो। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जीत हासिल की और पूरे राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। काफी संग्राम भरा रहा उनका पूरा ये राजनीतिक सफर और आखिरकार अब 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे शरद यादव। 7 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। शरद यादव को कई बड़े नेताओं का करीबी माना जाता रहा है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का भी करीबी माना जाता था। साथ ही लोहिया के विचारों से प्रेरित थे वो। किसानों की बातों को सुनते थे, समझते थे, लोगों से जुड़े हुए थे। जमीनी स्तर के नेता थे शरद यादव। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें उनके निवास स्थान की हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की शरद यादव को, जिसके बाद परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जाहिर की हैं। काफी लंबे समय से वो गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि कल उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद फोर्टिज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली और उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने दी है। ट्वीट कर उन्होंने बताया कि पापा नहीं रहे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक तमाम नेताओं ने निधन पर दुख व्यक्त किया। और अब बात कर लेते हैं जोशीमठ की, जहां पर खराब मौसम के बीच खतरनाक जोन में आने वाले 2 होटल्स को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी गुरुवार को मुआवजे और विस्थापन को लेकर बैठक करते रहे, लेकिन विस्थापित हो रहे लोगों का दर्द कम नहीं हो रहा। ये रिपोर्ट देखिए। जिन 2 होटलों के गिरने का डर प्रशासन को सता रहा था, आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद इनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ मंगलवार से महिलाएं मुआवजे को लेकर धरने पर बैठी हुई थीं। होटल मलारी इन और माउंट व्यू होटल को चरणबद्ध तरीके से तोड़ने में लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। सरकारी दावों के बीच घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। 45 साल की मजदूर सुलोचना को घर खाली करने का आदेश दे दिया है। पत्थर तोड़कर गुजर बसर करने वाली सुलोचना अपनी कहानी कहती हैं तो आंसू छलक पड़ते हैं। हाँ, गाँव नहीं हूँ भैया, हमारा तो ना इधर है ना उधर है, एक ही तो घर है मेरे पास, क्या करूँ? मैं तो कुछ सरकार बोल रही, बोल तुम विस्थापित बनो। कहाँ बने हम विस्थापित? हमारे पास तो कहीं रहने खाने की जगह तक सामान नहीं है। विस्थापित कहाँ हो जाएंगे हम? इतने हम विस्थापित हुए, हमारी गाय बच्ची कहाँ जाएगी? आपके गाय बछड़े वगैरह? हाँ, गाय बछड़े वाले हैं, बच्चे बेरोजगार हैं। दूसरों के गांव में जाके क्या हम रोजगार कर सकेंगे? पत्थर फोड़ते हैं मेरे बच्चे, तब खाते हैं हम खाना। मैं लकड़ी बेचती हूँ, घास बेचती हूँ, तब अपना गुजारा करते हैं। जोशीमठ में बेहद खतरनाक तरीके से दरक रहे लगभग 150 घरों को खाली करा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को जोशीमठ में अधिकारियों के साथ बैठक की और ऐलान किया कि अंतरिम राहत राशि जो 1.5 लाख रुपए है, वो तुरंत प्रभावित लोगों के खातों में ट्रांसफर किए जाए। चूंकि ये जो परसेंटेज है वो 20-25% है पूरे जोशीमठ का,
एक ऐसा एटमॉस्फेयर मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ये बनाया जा रहा है कि जैसे कि पूरा जोशीमठ शहर डूब गया है, पूरा जोशीमठ समाप्त हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। इस प्रकार का वातावरण बनाने से जहाँ उत्तराखंड के लोगों का तो सीधे सीधे नुकसान ही है, चूँकि यात्रा चलती है, लोग आते हैं यहाँ और लोगों की आजीविका भी चारधाम यात्रा से चलती है। जोशीमठ में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेना की बैरकों में दरारें आ गई हैं। सैनिकों को सुरक्षित ठिकानों में भेजना पड़ा है। तकरीबन 25 से 28 वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ तरह से माइनर क्रैक्स पाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमने वहाँ के इन यूनिट्स को या जवानों को कहीं टेम्पररीली रीलोकेट किया है। यदि ज़रूरत पड़ी तो उनको और भी ऊपर परमानेंटली लोकेट करने का भी प्लान है, जो कि औली एक जगह है जोशीमठ से ऊपर, आप लोगों से किसी को ज्ञात होगा। जोशीमठ में गुरुवार शाम से बारिश हो गई, जिससे जमीन धंसने का खतरा और बढ़ गया है। करिए लोगों से, आप माइक लगाइए, आंसू निकल जाते हैं। अपना गांव घर छोड़ने की तकलीफ, रोजगार की तकलीफ, खासकर वो गरीब लोग जिनके पास रोज कमाना खाना है, पत्थर तोड़ने वाले लोग, लकड़ी काटकर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। 1.5 लाख रुपए क्या पर्याप्त होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सीएम आए हैं, राहत कैंपों में गए हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनका तो बहुत मुश्किल है मुख्यमंत्री तक पहुंचना। एसडीएम तक पहुंच जाएं, वही इनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो फिलहाल इन आंसुओं के साथ ये रिपोर्ट, सहयोगी पवन कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को यह बताया कि जोशीमठ में सेना के 25 से ज्यादा बैरकों में दरारें आ चुकी हैं। इसके चलते कुछ जवानों को दूसरी बैरकों में शिफ्ट किया गया है। सेना प्रमुख के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो सैनिकों को स्थायी तौर पर औली शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि इसके बावजूद हमारी ऑपरेशंस को लेकर तैयारी बनी रहेगी। तकरीबन 25 से 28 वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ तरह से माइनर क्रैक्स पाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमने वहाँ के इन यूनिट्स को या जवानों को कहीं टेम्पररीली रीलोकेट किया है। यदि ज़रूरत पड़ी तो उनको और भी ऊपर परमानेंटली लोकेट करने का भी प्लान है, जो कि औली एक जगह है जोशीमठ से ऊपर, आप लोगों से किसी को ज्ञात होगा। जोशीमठ में जो हालात बने हैं, इमारतों में दरारें हैं, इसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक आज करने वाले हैं। इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह रहेंगे, पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहेंगे और इस बैठक में हालात की समीक्षा की जाएगी। लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल भी एक कमेटी का गठन किया है जो मुआवजा तय करने पर फैसला लेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में बीते 2 हफ्तों में जमीन धंसने की प्रक्रिया तेज हुई है। एनडीटीवी इंडिया को इसरो के उपग्रह से कुछ तस्वीरें मिली, जिसके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है, जबकि इससे पहले अप्रैल से नवंबर के बीच 7 महीने में ये जमीन 8.9 सेंटीमीटर धंसी थी। साफ है कि जमीन के धंसने की गति काफी तेज हुई है। उपग्रह की तस्वीरों के मुताबिक जोशीमठ का जो इलाका धंस रहा है उसमें सैकड़ों रिहायशी मकान हैं और वो जोशीमठ का प्रमुख एरिया है। जोशीमठ का प्राचीन नरसिंह मंदिर इस इलाके के लगभग केंद्र में है। जो इलाका धंस रहा है वो जोशीमठ से औली को जाने वाली सड़क के ठीक नीचे शुरू होता है और फिर जोशीमठ के काफी नीचे अलकनंदा नदी के कुछ ऊपर खत्म होता है। जोशीमठ में जो आपदा है उसको अलग अलग तरीके से मापने की कोशिश हो रही है और आसमान से सैटेलाइट से भी ये देखने की कोशिश हो रही है किस इलाके में ये सबसिडेंस यानी ये भू धंसाव हुआ है। आपको हम दिखाते हैं पहली तस्वीर जो है जो सैटेलाइट से है और ये सेंटिनल-1 SAR से ली गई तस्वीर है जोशीमठ में भू धंसाव की, जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
इसरो का है हैदराबाद में, उसने दी हैं। तो आपको ये जोशीमठ का एक सोचिए, उसका एक लॉन्ग शॉट है। इसमें अब हम क्लोज जाकर दिखाते हैं। अगला ग्राफिक्स जो है उसमें आपको पीली लाइन से ये जो इलाका दिख रहा है, अगर इसको हम फुल फ्रेम ले लें, पीली लाइन से घिरा हुआ जो पूरा इलाका दिख रहा है, जो ऊपर थोड़ा संकरा है और नीचे फैला हुआ है, ये पूरा इलाका वो है जहां पर जमीन धंस रही है। और आपको दिखाते हैं अप्रैल से नवंबर 2022 यानी 7 महीने में मापा गया कि जमीन करीब 8.9 सेंटीमीटर धंसी है। 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब 8.9 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 9 सेंटीमीटर धंसी है इन 7 महीनों में, अप्रैल से नवंबर तक। यानी धंसने की प्रक्रिया जारी थी। पिछले दिनों अचानक से दरारें तेजी से क्यों आई, अगली तस्वीर से आपको पता लगेगा। ये जो अगली तस्वीर है ये 12 दिन की है, 27 दिसंबर से 8 जनवरी, 27 दिसंबर 22 से 8 जनवरी 2023 तक 12 दिन के अंदर 5.5 सेंटीमीटर जमीन, ये जो आप पीला एक तरह से एरिया देख रहे हैं, पीली लाइन से घिरा हुआ एरिया, ये जोशीमठ का वो इलाका है जहां पर 5.5 सेंटीमीटर 12 दिन में जमीन धंसी है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में अचानक इतनी तेजी से दरारें बढ़ी हैं। और अगर हम इसको एक और तस्वीर दिखाएं तो ये पता लगेगा कि ये जो पूरा इलाका है, ये दरअसल वो इलाका है जहां जोशीमठ की सबसे ज्यादा आबादी है। नरसिंह मंदिर, जिसके पास हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो भी यहीं आता है। और इसके अलावा बहुत सारे अहम भवन जोशीमठ के वो यहां आते हैं, होटल आते हैं, लोगों के घर आते हैं। ये सबसे घनी आबादी वाला इलाका है जहां भूधंसाव हो रहा है और यही चिंता की बात है कि यहां आबादी रहती है। अगली तस्वीर जो सेंटिनल-1 SAR से हमने दिखाई, उसको अगर और करीब से देखेंगे, और ये तस्वीर कार्टोसैट से ली गई है, उसको कंफर्म करने के लिए, जो सेंटिनल-1 SAR से ली गई, उसको कंफर्म किया कार्टोसैट 2S तक। ये भी एक सैटेलाइट है इसके जरिए, जिसके जरिए मैप्स बनाए जाते हैं, मैप्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें आप देखेंगे फिर वही जगह है, पीली लाइन से घिरी हुई है, ऊपर वो संकरी है, नीचे फैल रही है। और इसके अंदर अगर आप फुल फ्रेम में देखेंगे तो छोटे छोटे मकान जो आपको दिख रहे हैं, भारी संख्या में दिख रहे हैं, ये आबादी बहुल इलाका है जोशीमठ का। इसलिए चिंता की बात है। और इसका जो क्राउन है, यानी आप टॉप में अगर देखेंगे जहां से शुरू होता है, वो शुरुआत वहां से होती है जहां औली और जोशीमठ की सड़क, यानी जोशीमठ से औली जाने वाली सड़क है, ठीक उसके नीचे से शुरू होता है पूरा का पूरा एरिया जो बैठ रहा है और नीचे तक जाता है, लगभग नदी के थोड़ी सी ऊपर तक। तो एक बहुत बड़ा इलाका है ये। आप इसको मान के चलिए कि ये लगभग, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो 1 किलोमीटर से कम नहीं होगा, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा अगर ऊपर से नीचे नापेंगे। तो ये पूरा का पूरा इलाका, चौड़ाई में आप देख सकते हैं, पूरा वो इलाका है जो कि बहुत आबादी वाला है। और ये तस्वीर अभी 7 जनवरी की है, यानी लेटेस्ट तस्वीर है। तो ये बता रही है कि स्थिति कितनी गंभीर है। अगर ये और धंसता है, 8 तारीख तक की ये तस्वीरें, और धंस रहा होगा तो ये फिर और ज्यादा चिंता की बात होगी। दुखद खबर है, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हुआ। आपको बता दें, 7 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं शरद यादव, और उनकी बेटी ने ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि पापा नहीं रहे। वीपी सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं शरद यादव, और जमीनी नेता उन्हें माना जाता है। उनका कद राजनीति में काफी ऊंचा माना जाता है। वाजपेयी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे शरद यादव। अब उनकी पार्थिव देह को उनके निवास स्थान में छतरपुर में रखा गया है, जहां पर उनके चाहने वाले और तमाम मंत्री नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी भी कुछ देर पहले उनके निवास स्थान पर पहुंचे। शरद यादव को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार वालों के साथ भी यहां पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए राहुल गांधी। लगातार यहां पर वीवीआईपीज़ का पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनके तमाम चाहने वाले, उनके समर्थक यहां पर पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 75 साल के थे शरद यादव। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके निवास स्थान पर रखा गया है, जहां पर तमाम मंत्री, नेता, उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोग यहीं पर उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा।
उनकी बेटी ने ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि शरद यादव नहीं रहे। 75 साल के थे। बीते कई सालों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी गुर्दे की प्रॉब्लम की वजह से, और पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। हमारे सहयोगी मनीष हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लगातार नेता, उनके चाहने वाले वहां पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा, कहां किया जाएगा? देखिए, शरद यादव के परिवार के द्वारा जो जानकारी दी गई है, पहला तो है कि आज 10 बजे के बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर रखा जाएगा। दिल्ली के मेहरौली फार्म इलाके में उनका जो घर है, और उसके बाद जो है अंत्येष्टि के बारे में भी उनके परिवार वालों के द्वारा जानकारी दी जाएगी, क्योंकि उनको उम्मीद होगी कि जो भी उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, सभी लोग आके अपनी श्रद्धांजलि उनको दे सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर हैं। क्योंकि शरद यादव की जो पूरी राजनीतिक शख्सियत थी, वो इस देश के न केवल बड़े समाजवादी नेता थे, बल्कि उन्होंने खासकर हिंदी पट्टी की राजनीति को काफी प्रभावित किया था। खासकर बिहार उनका कर्मभूमि था, जन्मभूमि उनका मध्य प्रदेश था। जबलपुर से वो 2 बार सांसद 1974, 1977 में रहे। 1989 में उत्तर प्रदेश से वो लोकसभा के चुनाव जीते। उसके बाद लगातार 1989 से वो 4 बार लोकसभा के लिए, 2 बार राज्यसभा के लिए बिहार से निर्वाचित हुए। और बिहार की राजनीति में जो आज भी मंडल की ये समाजवादियों का या जो मंडल को मानने वाले लोग हैं, उनका अगर दबदबा है तो उसमें शरद यादव का भी एक बड़ा योगदान है। खासकर 1990 में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में, 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी पाई, बिहार में मुख्यमंत्री बने, उस समय भी शरद यादव ने जमकर चुनाव प्रचार किया था और उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। और बाद के दिनों में, हालांकि शुरू में 1997 में उनके लालू यादव से मतभेद हुए, बाद में लेकिन 2015 में लालू और नीतीश जब एक साथ आए तो उसमें भी शरद यादव की एक अच्छी सक्रिय भूमिका रही। और यही कारण रहा है कि 2017 में जब नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ गए तो शरद यादव को उनका ये कदम पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी पार्टी बना डाली। हालांकि उन्होंने बाद में इस पार्टी का विलय जो है वो आरजेडी में किया। तो आप कह सकते हैं, और आज भी बिहार से कई ऐसे सांसद हैं जो राजनीति में आप कह सकते हैं क उन्होंने शरद यादव के सानिध्य में ही सीखा, और वो कहीं ना कहीं आज भी दबी जुबान से इस बात को स्वीकार करने में नहीं हिचकते हैं कि शरद यादव ही उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। आरजू। बिल्कुल मनीष, और खास बात यह है उनका राजनीतिक कद कितना बड़ा था, उसे इस बात से समझ सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह से लेकर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इन तमाम नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से यही कारण है कि आज जब उनकी निधन की खबर आई है तो आप देखेंगे कि ना केवल सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी दलों के लोग जो हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि या ट्विटर पे उनको अपना नमन करने में कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। लग रहा है कि आखिर उनकी कितनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत थी। इस देश में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी विपक्ष को जोड़ा, बीजेपी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता था कि सारे विपक्षी दलों को एक साथ लाए। तो कहीं भी वो राजनीति उन्होंने जब भी की बहुत ही ईमानदारी से की। हालांकि वाजपेयी मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी रहे, लेकिन बाद के दिनों में जब नीतीश कुमार और का बीजेपी के साथ संबंध एक तरह से उन्होंने 2013 में खत्म किया, उसके बाद से उन्होंने बीजेपी का मुंह फिर नहीं देखा। उन्होंने फिर नीतीश भले ही चले गए हों, लेकिन शरद यादव जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे ही रहे। बिल्कुल मनीष, और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि उनके साथ ही एक युग का अंत हो गया। तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। मनीष, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे,
शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शरद यादव के यहाँ पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। शरद यादव के घर पर परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। परिवार वालों को उन्होंने सांत्वना दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी शरद यादव के घर पहुंचे, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद परिवार वालों से भी मिले और उन्हें सांत्वना दी। मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं, राजनीति के बारे में और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में। तो काफी दुख हो रहा है। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है और शरद यादव जी ने कभी नहीं खोई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपियों पर धारा 302 लगाने का आदेश दे दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है, वारदात के वक्त पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश है। कंझावला इलाके में कार सवार आरोपियों ने लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा था, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तो इस खबर के बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। कंझावला मामले की जांच कर रही स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया है। इसके अलावा 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए हैं। दरअसल 1 जनवरी की सुबह तड़के आरोपी 20 साल की अंजलि को अपनी कार से 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए और ये पुलिसकर्मी उसी रूट पर तैनात थे। ये रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी और 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस हत्या यानी 302 के तहत केस दर्ज करे। यह भी कहा गया है कि जो इलाके के डीसीपी हैं उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि घटना के समय उनके इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो क्या थी, और अगर उनका जवाब ठीक से नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा आदेश है गृह मंत्रालय का और अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें शुरुआत से ये बात सामने आ रही थी कि किस तरह से आरोपी अंजलि को अपनी कार में फंसाकर 2 घंटे तक घूमते रहे। उन्होंने 13 किलोमीटर का रास्ता तय किया और जैसा कि आई विटनेस कह रहे थे कि वो आरोपियों के कार के पीछे था। वो लगातार 20 बार पुलिस के अधिकारियों से बात करता रहा। 1-2 पीसीआर उसे रास्ते में मिली, लेकिन कोई भी पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी उसके साथ नहीं गया। तो ये हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि उस रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी और जब ये लगा कि ये कॉल काफी सीरियस है तो 9 पीसीआर वैन को भेजा गया।
इसके अलावा लोकल पुलिस भी आरोपियों को खोज रही थी, लेकिन वो लोग आरोपियों को नहीं पकड़ पाए। जब आरोपी सुबह 4:40 पर शव को गाड़ी से हटाने के बाद जो शव था वो गिर गया, उसके बाद आरोपी वहां से भाग गए, अपने घर पहुंच गए और फिर पुलिस उन्हें पकड़ पाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में बीते 2 हफ्ते में जमीन धंसने की प्रक्रिया तेज हुई है। एनडीटीवी इंडिया को इसरो के उपग्रह से मिली तस्वीरों के मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंसी, जबकि इससे पहले अप्रैल से नवंबर के बीच 7 महीने में ये जमीन 8.9 सेंटीमीटर धंसी थी। साफ है कि जमीन के धंसने की गति काफी तेज हुई है। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सौरभ शुक्ला। में हर साल यहाँ के लोग भगवान बद्रीनाथ से ये प्रार्थना करते थे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि सैलानी टूरिस्ट यहाँ पर आए। ठीक जोशीमठ के ऊपर औली है, जहां पर कल रात बर्फबारी हुई है। जोशीमठ के भी कई इलाकों में कल रात में बर्फबारी हुई है। जो जोशीमठ के सामने पहाड़ है आपको नजर आएगा, इन पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हो गई। आपको बादल नजर आएंगे, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे। जोशीमठ से बस कुछ किलोमीटर दूर आपको बादल नजर आ रहे होंगे और वहां पर कल से बर्फबारी शुरू हो गई है। और जोशीमठ के ऊपर ये पहाड़ हैं और जैसे जैसे ये पहाड़ों से धीरे धीरे बादल नीचे आएंगे, जोशीमठ में भी बर्फबारी शुरू होगी, क्योंकि लगातार बारिश हुई। कल भी हुई बारिश, परसों भी हुई बारिश, आज सुबह भी बारिश हुई। तो अब स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। बारिश और बर्फबारी से नुकसान क्या है? बारिश और बर्फबारी से नुकसान ये है कि जिन घरों में, जिन 731 घरों में दरारें आई हैं, पानी भरा तो दरारें बढ़ सकती हैं, भू धसाव हो सकता है। अब कल इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी जारी की है, सैटेलाइट पिक्चर्स जारी करी हैं। इसरो हम सब जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से की मदद से जोशीमठ शहर की पिक्चर जारी की है, जिसमें ये सामने समझ में आता है कि धीरे धीरे हर रोज जोशीमठ की जमीन धस रही है, जोशीमठ के पहाड़ धस रहे हैं। ये बताया है कि सिर्फ 12 दिनों में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर तक धस गया है। इसरो ने तस्वीरों में जारी कर बताया है कि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर के भू धसाव को रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर की धीमी गिरावट देखी गई है। एनएसआरसी ने कहा है कि पिछले सप्ताह दिसंबर और जनवरी के बीच ये भू धसाव शुरू हो गया है। तो सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है उसमें जिन इलाकों को बताया गया है कि जहां पर ज्यादा भू धसाव होने की संभावना है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको हम ये दिखाएंगे, जिसमें तो नरसिंह मंदिर है। हमारे कैमरा पर्सन ये जूम करेंगे, नरसिंह मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। नरसिंह मंदिर जोशीमठ की का कह लीजिए दिल है, क्योंकि बद्रीनाथ की 6 महीने, बद्रीनाथ में इस वक्त बर्फ पड़ती है तो कपाट बंद हो जाते हैं, तो बद्रीनाथ भगवान की 6 महीने इसी नरसिंह मंदिर में उनकी डोली आती है और 6 महीने यही नरसिंह मंदिर में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये जो है वो ज्यादा भू धसाव वाला एरिया है। मंदिर के आसपास जो सिंह द्वार इलाका है, जहाँ आपको घर नजर आ रहे हैं, ज्यादातर दरारें उन्हीं घरों में पड़ी है जो मंदिर के आसपास घर हैं। तो वो एक बहुत हाई लैंड सब्सिडेंस जोन है, जो कि इसरो की सैटेलाइट पिक्चर्स में भी इसरो ने बताया है। और सबसे ज्यादा जो भू धसाव रिकॉर्ड किया गया है, वो रिकॉर्ड किया गया है जोशीमठ और औली रोड पर। जोशीमठ और औली रोड भी हम दिखाएंगे आपको, जहां पे सबसे ज्यादा भू धसाव रिकॉर्ड किया गया है। जोशीमठ के ऊपर है औली। अब ये जो सामने हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे, जो सामने रोड जा रही है ऊपर, जहां वो आपको गाड़ी भी नजर आ रही होगी, ये जोशीमठ औली रोड है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भू धसाव नोटिस किया गया है। और ये जो जोशीमठ औली रोड है लगभग 2180 मीटर की ऊंचाई पर है। और आपको बताते हैं कि 2022 में अप्रैल नवंबर के बीच जोशीमठ में 8.9 सेंटीमीटर का धीमा धसाव दर्ज किया गया है। तो अब आपको बताएं तो एक नरसिंह मंदिर हमने दिखाया जहां सबसे ज्यादा भू धसाव है, जो यहाँ पर है, और नरसिंह मंदिर के ऊपर जो जोशीमठ औली रोड है वहां पर बहुत भू धसाव है। अब हम आपको जूम करके दिखाते हैं जो आर्मी का कैंटोनमेंट है, जहां लगभग
100 बैरकों में दरारें आई हैं। जो आपको ग्रीन कलर की इमारतें नजर आ रही हैं, ये आर्मी का कैंटोनमेंट है। यहाँ पर भी काफी अधिक भू धसाव है। आर्मी का कैंटोनमेंट जो है वो जोशीमठ औली रोड पर ही स्थित है, तो वहां पर भू धसाव है, जिस वजह से वहां से सैनिकों को शिफ्ट किया गया है। तो ये पूरा जोशीमठ शहर हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसके अलावा जो भू धसाव वाले जो 2 इलाके हैं, एक तो नरसिंह मंदिर जो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं अपने कैमरे पे नरसिंह मंदिर के आसपास के इलाके जिसमें सिंहद्वार वगैरह हैं, वहां पर भूधसाव बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा जोशीमठ औली रोड जिसमें आर्मी का कैंटोनमेंट भी है, वहां पर भी भूधसाव हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और 12 दिनों में ही जो इसरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12 दिनों में ही जोशीमठ है वो 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो भारत का जितना शानदार रिकॉर्ड ओलंपिक्स में है, यहाँ वर्ल्ड कप में आते ही भारत का रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है। एक तरह से कहें सिर्फ 3 बार हम पोडियम पर आए हैं, 1971, 73 और 75 में भारतीय टीम गोल्ड जीत सकी है। और उसके बाद जब से एस्ट्रोटर्फ आया उसके बाद भारत का खेल बहुत गिरा। लेकिन और इस पर बातचीत के लिए हम चल सकते हैं अपने खास मेहमान असलम शेर खान। असलम शेर खान वो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से भारत ने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि सेमीफाइनल में इन्होंने क्रूशियल गोल किया था। असलम साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो 48 साल हो गए, बहुत ज्यादा वक्त होता है, 5 दशक तक आप पोडियम से बाहर रहना। शर्म आती है जब भी वर्ल्ड कप होता है? आपको खराब लगता है? जी नहीं, देखिए बुरा लगता है क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जीतते रहे तो हॉकी का जो एक मुकाम था भारत में वो मुकाम बरकरार रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप अब ऐसा टूर्नामेंट हो गया है, खासतौर से फुटबॉल हो या हॉकी हो या इवन क्रिकेट हो, तो वर्ल्ड कप में जीतना भारत को बहुत जरूरी है। और कम से कम मतलब मेडल फिनिश करने के लिए भारत को कम से कम इस वर्ल्ड कप में कोशिश करना चाहिए। सर, यही टीम जो है करीब करीब यही टीम जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता करीब 41 साल के बाद, 80 के बाद हमें पहला मेडल मिला। और इस टीम ने काफी सारे कारनामे किए। आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार ये टीम मेडल जीती है। कई सारे चेंज भी हैं। आपको लगता है इस टीम से उम्मीद कि 48 साल बाद हम पोडियम पर पहुंच सकते हैं? हाँ, इस टीम से उम्मीद लग रही है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि जब एक जिंक्स टूट गया कि ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, और अल्टीमेटली उन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया और फिर उनका और मतलब उसमें जो इजाफा हुआ कि उन्होंने फिर ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच जीता। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि होम ग्राउंड पे हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, सेकंड बार हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार और मुझे और अच्छा ये लग रहा है कि जो पूल है हमारा वो भी इतना मुश्किल पूल नहीं है, तो जो क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। और इस बार शायद इस बार ये मौका आ जाए कि भारत सेमीफाइनल में आ जाए और उसके बाद फिर फाइनल जीतना तो बिल्कुल। भारतीय पूल में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स की टीम है। वेल्स की टीम तो अपने पूरे हिस्ट्री में, उनकी जो 128 साल की हिस्ट्री, उसमें पहली बार वो हॉकी का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो पूल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंग्लैंड और स्पेन की टीम बहुत आसान भी नहीं है। एक जो खास बात है असलम साहब की, ओडिशा जो एक स्टेट है जिसने हॉकी को अडॉप्ट किया है और जिसकी वजह से हॉकी का जो रंगत है थोड़ी सी बदली भी जरूर लग रही है। पहले से अब खिलाड़ी 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, हालांकि थोड़ा पहले से भी रुकते थे, लेकिन ओडिशा ने हॉकी को बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया है। क्या आपको लगता है कि ये एक रोल मॉडल है बाकी स्टेट्स के लिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स को उठाने के लिए? देखिए, स्पोर्ट अगर उठाने के लिए मतलब उस लेवल पे तो डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा सब स्टेटों को। और जो स्टेट की जितनी भी क्षमता है, मिसाल के तौर पर उड़ीसा के पास माइंस का जो रॉयल्टी का बहुत बड़ा पैसा, हजारों करोड़ रुपए आता है, और नवीन पटनायक जी ने उस पैसे का सदुपयोग किया कि हॉकी को पैटर्नेज करा। देखिए, ये मतलब हॉकी जो है पैटर्नेज तभी होगी जैसे पुराने जमाने में स्टेटें करती थी। स्टेट का मतलब था राजे, महाराजे, नवाब। अब भोपाल को हम ले लें तो भोपाल के नवाब ने है ना भोपाल वंडर्स क्लब बनाया, उसके बाद भोपाल हॉकी एसोसिएशन बनाई, और भोपाल की हॉकी को फरोग करने के लिए, उन्होंने बढ़ाने के लिए मतलब उस वक्त इंग्लैंड से बस लेके आए, और
ताकि वो एक जगह से लड़कों को कलेक्ट करें और एक फील्ड पे लेके जाएं, वहाँ प्रैक्टिस हो, और फिर खुद लोग जो रॉयल फैमिली थी वो खुद खड़े होके अंपायरिंग करती थी और वो सुपरवाइज करते थे। तो मुझे लगता है कि, और उसका रिजल्ट हुआ कि भोपाल वांडरर्स और भोपाल हॉकी फेडरेशन मतलब एसोसिएशन की टीम ने फिर नेशनल चैंपियनशिप जीतना शुरू कर दिया। तो पैटर्नेज बहुत जरूरी है। असली पैटर्नेज नहीं हो रहा। पैटर्नेज का मतलब है सब किस्म की डेवलपमेंट, खाली यही नहीं कि खाली एक बड़ा टूर्नामेंट एक बड़ा मतलब एक्स्ट्रावेगेंजा कर दिया और उसके बाद जो है फिर वहीं के वहीं और एक ही स्टेट कर रही है मतलब। और ये भारत की जो ताकत है वो खाली उड़ीसा से प्लेयरों से नहीं बन सकती। भारत की ताकत बनेगी तो पंजाब है, मध्य भारत है, हिंदी हार्टलैंड है, साउथ है, तमिलनाडु है, कलकत्ता है, सब जगह से प्लेयरों का और स्पोर्ट्स का बढ़ावा और हॉकी का बढ़ावा होना चाहिए। तब जाके वो आप उस लेवल पे आ जाएंगे जो कि एक जमाने में हमारे जमाने में हॉकी हुआ करती थी। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है असलम साहब, क्यों लगता है या इंडियन टीम का क्या स्ट्रांग पॉइंट्स आप देखते हैं, क्योंकि बेल्जियम डिफेंडिंग चैंपियन वो भी आई हुई है और वो इंडियन टीम को उनके कोच से जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि इंडियन टीम खतरनाक है, लेकिन और खासकर एक जो 25,000 का जो क्राउड है जैसा आप बता रहे हैं वो क्राउड फैक्टर है। जब टोक्यो में खेला था तो किसी टीम के पास क्राउड नहीं था, तो आप केवल अपने सपोर्ट पे खेले थे। यहाँ पे इंडिया के लिए एक्स फैक्टर क्राउड जरूर होगा, 12वां खिलाड़ी क्राउड जरूर होगा, लेकिन क्या आपको लगता है क्या स्ट्रांग पॉइंट्स है जिसकी वजह से टीम पोडियम पर आ सकती है? नहीं, आपने विमल जी अच्छा सवाल करा। बेसिकली क्राउड जो होता है, क्राउड का भी एक रोल है। जब क्राउड होता तो ये दो धारी तलवार की तरह होता है, दो धार तलवार मतलब दोनों तरफ एज कट करता है। एक तो क्राउड प्रेशर बिल्डअप कर देता है, अपनी अगर मतलब लोकल टीम है उस पर बहुत प्रेशर होता है कि उसको अच्छा परफॉर्म करना है, और जब वो अंडर प्रेशर खेलते हैं तो कभी कभी फेल कर जाते हैं। कुछ मतलब प्लेयर ऐसे होते हैं जो मतलब जब तक क्राउड और प्रेशर ना हो तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो अब ये इस टीम की ये भी एक बड़ी टेस्ट हो जाती है कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर कोई प्रेशर नहीं था, मतलब बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर टूर्नामेंट हो रहा था ओलंपिक गेम। और मैं तो ये कहूंगा कि टोक्यो ओलंपिक गेम जो था वो सबड्यूट ओलंपिक था। जैसे 1980 में जब हुआ था कि जब बाइकआउट किया था वेस्टर्न वर्ल्ड ने, तो मैक्सिमम हॉकी टीमें नहीं आई थी, जो यूरोप नहीं आया था, पाकिस्तान नहीं आया, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, खाली रशिया और जो साउथ जो है ना रशिया ब्लॉक, जो साउथ सोवियत यूनियन ब्लॉक के लोग खेल रहे थे। तो जब प्रेशर कम है तो ये जो टूर्नामेंट था टोक्यो ओलंपिक, इसमें बहुत प्रेशर नहीं था। ये एक सिंपल सा एक इवेंट हो रही थी, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट ने तय करा और उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इसको खत्म करें, नहीं तो वो वहां की पब्लिक तो प्रेशर दे रही थी कि इसको पोस्टपोन करें अभी भी जी। तो वो ओलंपिक में परफॉर्मेंस एक हो गई। और अब ये टीम का टेस्ट होगा कि क्राउड वाली जो होता है ना, फुल फ्लैश टूर्नामेंट हो रहा है जी। और सब टीमें अपनी अपनी तैयारी से आई हैं और यकीनन वो मतलब जो अज़म लेके आई होंगी कि भाई हमें तो अच्छा करना है जी। तो अब भारत को अगर इस टेस्ट से भी गुजर जाती है और पोडियम फिनिश कर लेती है और वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो यकीनन ये आप समझ सकते हैं कि भारत की हॉकी को सिर्फ अब फरोग देने का वक्त आ गया, उसको बढ़ावा देने का वक्त आ गया, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गई जहां तक उसको 40 साल या 47 साल का जो सफर था वो कंप्लीट हुआ। बिल्कुल, आप अपने गांव से जुड़ रहे हैं, आपकी तस्वीर अब इसलिए हम देख नहीं पा रहे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, लेकिन आपने बहुत अहम जानकारी दी है असलम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्राउड के सामने खेलेगी, उसका एडवांटेज भी हो सकता है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत को एडवांटेज मिले उसका। और 25,000 क्राउड के सामने बहुत शानदार स्टेडियम बना है और उड़ीसा ने इस पर काफी काम किया। उम्मीद करते हैं भारतीय टीम पोडियम पर फिनिश करेगी। भारतीय हॉकी फैंस इसका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हम आज की टॉप 5 खबरों को आपको दिखाते हैं। कंझावाला में सबसे बड़ी खबर, आरोपियों पर हत्या का केस है, पुलिस पर भी एक्शन की बात है। जोशीमठ है दूसरी खबर हमारी, तेजी से धंसती जमीन, ढाए जा रहे हैं 2 होटल। और फिर 16 से 20 जनवरी तक पायलट की सभाएं हैं, राजेश पायलट की, क्या ये सचिन पायलट की सभाएं हैं, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? इसके बाद सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को आज पीएम की हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये हमारी चौथी खबर। इसके बाद जो 5वीं खबर हमारी, नहीं रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। नेताओं ने, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।